जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की यानी कि भारतीय भूगोल की। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ यूनिट 4 में इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। तो उसी को यहाँ आधार बनाते हुए हम आज गुजरात की ज्योग्राफी से यानी कि गुजरात के भूगोल से इस इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात की लोकेशन से। यहाँ देखिए ये गुजरात है, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ऊपर की तरफ आपको उत्तर की दिशा की तरफ आपको यहाँ राजस्थान दिखाई दे रहा होगा, पूर्व दिशा की तरफ आपको मध्य प्रदेश, कह सकते हैं कि दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा में आपको महाराष्ट्र दिखाई दे रहा होगा। वहीं दक्षिण तरफ के हिस्से में आपको यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दिखाई दे रहा होगा। वहीं यहाँ अरब सागर है और इसके पास एक देश की सीमा छूती है, तो वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो इन सब क्षेत्रों से घिरा हुआ है यहाँ पे गुजरात। सबसे पहले यहाँ गुजरात की यदि मैं बात करूँ तो गुजरात का जो ये वर्तमान आपको मैप या मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से नहीं हुआ करता था। यदि मैं बात करूँ आज़ादी की, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। इवन बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी अपने वर्तमान स्वरूप में, या कह सकते हैं कि महाराष्ट्र अपने वर्तमान स्वरूप में पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस में पाया जाता था और कुछ हिस्सा हैदराबाद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महाराष्ट्र का वर्तमान का मानचित्र है, तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो गुजरात है वो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था, लेकिन 1 मई 1960 को बॉम्बे से अलग होकर गुजरात एक नया यहाँ पे राज्य बना। आप देख सकते हैं ये वर्तमान स्वरूप है गुजरात का, और ये बना था 1 मई 1960 में। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो गुजरात है, इसके जो लेक्चर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करके लूँगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा फिजिकल मैप, जिसमें आप पहाड़, नदियाँ वगैरह देख सकते हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा यहाँ पे पॉलिटिकल मैप के बारे में। जी हाँ, पॉलिटिकल मैप में जो भी सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिकल मैप से। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात है। ये देखिए यहाँ से ये बॉर्डर गई है यहाँ पे, और ये जो बॉर्डर गई है ये बॉर्डर नीचे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। ये गुजरात की पूरी बॉर्डर है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 पेनिनसुला हैं, एक कच्छ का पेनिनसुला है और एक काठियावाड़ का पेनिनसुला है। कच्छ पेनिनसुला या कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ पेनिनसुला, इसे एक एक करके मैं समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, कि ये अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है। इसके अलावा ये कच्छ की खाड़ी है, ये गोदिया क्रीक है, यहाँ कोरी क्रीक है और ये सर क्रीक है। इन सब को मैं अभी जूम कर करके बताऊंगा आपको। यहीं पर आप देखिए ये खंबात की खाड़ी है, तो आप इसे सीक्वेंस में बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे पहले सर क्रीक है, फिर कोरी क्रीक है, फिर गोदिया क्रीक है, फिर यहाँ पे कच्छ की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ कच्छ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी खंबात की खाड़ी। तो इस तरह से आपको ये क्रम बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी पूर्व से पश्चिम दिशा में जमाने के हिसाब से या उत्तर से दक्षिण दिशा में जमाने के हिसाब से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखनी होंगी, जो क्रम के अनुसार ही आपको यहाँ पे जमाना रहेगा। अब यहाँ हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कच्छ पेनिनसुला से। तो कच्छ पेनिनसुला दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। अब ये कच्छ पेनिनसुला की यदि मैं बात करूँ तो पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्या होता है, इसे हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप या पेनिनसुला क्या होता है? देखिए, वो स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये है यहाँ पे कोरी क्रीक, जो आपको ये अंदर तक पानी दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे गोदिया क्रीक दिखाई दे रहा होगा, या कह सकते हो आप यहाँ पे अरेबियन सी है या अरब सागर है। वहीं आपको यहाँ पे ये तीसरी स्थान पे आपको दिखाई दे रहा होगा गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी। तो ऐसा स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो वो पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये कच्छ पेनिनसुला क्यों कहा जाता है। अब जो कच्छ पेनिनसुला है, इसके जो महत्वपूर्ण स्थान है वो देख लीजिए आप। इसे कहते हैं रन ऑफ कच्छ, या कह सकते हो इसे ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, यानी कि जो कच्छ का ऊंचा हिस्सा है या बड़ा हिस्सा है वो कहला सकता है आपको रन ऑफ कच्छ में, यहाँ देख सकते हो आप। इसके अलावा आप यहाँ देखिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये दलदलीय क्षेत्र को बता रहे हैं। जी हाँ, ये जो क्षेत्र है ये दलदलीय क्षेत्र है। जो कच्छ है वो लगभग
काफ़ी बड़े पार्ट में यहाँ पे दलदलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इवन यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेंचुरीज भी देखने को मिल सकती हैं, यानी कि अभ्यारण्य भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं इसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिटिल रन। जी हाँ, ये ग्रेटर रन कह सकते हो और ये लिटिल रन कह सकते हो। इसी के पास ये भुज के पास आपको दिखाई दे रही है कच्छ हिल्स या कच्छ पहाड़ी। इसकी पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे तो आपको सर क्रीक दिखाई देगा, कोरी क्रीक दिखाई देगा, गोदिया क्रीक दिखाई देगा। इन सभी के जो भी अभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ एक बार यहाँ पे गुजरात को फिजिकल और पॉलिटिकल पहले घूम लीजिए, फिर मैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सब के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे आप देख चुके हो सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक और गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी। अच्छा, खाड़ी क्या होती है? तो खाड़ी वो स्थान होता है जो तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है। तो स्थल भाग यहाँ पे देखिए इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा कच्छ हिल्स, फिर यहाँ लिटिल रन और यहाँ पे काठियावाड़ पेनिनसुला है। तो इस तरह से ये तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे बोला जाता है गल्फ यानी कि खाड़ी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो गल्फ ऑफ कच्छ। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये कच्छ पेनिनसुला के पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये राजस्थान से गुजरात की बॉर्डर बनी हुई दिखाई देगी और इसी बॉर्डर के पास यहाँ पे राजस्थान में जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर वो आपको दिखाई देगी। इवन ये कह सकता हूँ कि अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर वो आपको दिखाई दे रही होगी 1722 मीटर की। जो अरावली हिल्स है वो आप सभी जानते हैं कि ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है भारत की और इसी पर स्थित है आबू हिल्स और इसी आबू हिल्स पर है गुरु शिखर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भूलिएगा मत। लेकिन ये गुजरात भाग में नहीं है, ये यहाँ पर है आपकी राजस्थान वाले क्षेत्र में, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुजरात को भी कुछ हद तक छूते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता होना चाहिए। वहीं यहीं से यदि मैं बात करूँ तो यहीं से आपकी एक साबरमती नदी निकलती हुई आती है, जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊँगा, जिसके किनारे ही आपको अहमदाबाद और गांधीनगर जिले दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ जो एक और प्रमुख नदी आती है जो कच्छ में आके लुप्त हो जाती है वो है लूनी नदी। जी हाँ, ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान में बहती है, लेकिन बहते बहते ये कच्छ में आती है और कच्छ में जो कच्छ का रण है उसमें गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक प्रमुख नदी है बनास, फिर सरस्वती, फिर रुपैन नदी भी है यहाँ पर। यहीं पर आपको नीचे दिखाई दे रही होगी राजधानी गांधीनगर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गौधरा, और गौधरा के पास आपको यहाँ पावागढ़ दिखाई दे रहा होगा। पावागढ़ के नीचे आएंगे तो यहाँ पे वडोदरा दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम बड़ौदा भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे सायाजी नदी है, माही नदी है, वैतरक नदी है, साबरमती नदी ऑब्वियस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ऑब्वियसली। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे लेक लखतार है। फिर यहाँ पे भोगवा नदी दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, ये भोगवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, भोगवा नदी को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं लोथल को। जी हाँ, आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता में है, उसमें देखा होगा यहाँ पे एक भोगवा नदी है, जिसके किनारे कह सकते हैं यहाँ पे कि भारत का सबसे पहला बंदरगाह था यहाँ पे भोगवा नदी पे, जो कि हम लोथल नाम से जानते हैं जिसको। इसके बाद आप देखिए ये काठियावाड़ पेनिनसुला है, जो एक तरफ से गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है, वहीं एक तरफ से खंबात की खाड़ी से, और दूसरी तरफ आप यहाँ देखेंगे पोरबंदर कोएस्ट या पोरबंदर तट के द्वारा ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो तीन तरफ से पानी से घिरे होने के कारण इसे बोला जाता है पेनिनसुला या प्रायद्वीप। अब यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे काठियावाड़ पेनिनसुला में आपको एक मांडव हिल्स दिखाई दे रही होंगी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मांडव हिल्स कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं गुजरात में। वहीं यहाँ पर आप देखिए बारदा हिल्स दिखाई दे रही होगी, गिरनार हिल्स, और ये गिरनार हिल्स बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ये गिरनार हिल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको यहाँ पे आगे मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये पोरबंदर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दीव जो क्षेत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दीव वाला क्षेत्र है। इसके नीचे अगर आप जाएंगे दमन एंड दीव में से दीव है यहाँ पे। वहीं यहाँ पे आप देखेंगे गोहेलवार कोस्ट दिखाई दे रहा होगा, ये गोहेलवाल तट दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको ये जो क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ये देखिए ये आपको ये दमन एंड दीव में, यहाँ पर दमन है और ये दीव है, और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दादर एंड नागर हवेली। सो होपफुली ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ समझ में आ रहे होंगे। ये ज्योग्राफिकल पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एक एक पार्ट यहाँ पे याद रखना है।
अब इसके बाद हम इसके पॉलिटिकल मैप को समझेंगे। पॉलिटिकल मैप में आप यहाँ देखिए, ये आपको सर क्रीक दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर आपको जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे ये कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, तो ये कच्छ जिला है जो कि सबसे बड़ा जिला है गुजरात का, और ना सिर्फ गुजरात का बल्कि राज्यों में सबसे बड़ा जिला भारत का है ये जो कच्छ है। इसके अलावा ये काठियावाड़ पेनिनसुला, इसको मैं एक एक करके आपको जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, रन ऑफ कच्छ में चलें तो यहाँ पे सर क्रीक दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे देखो नारायण सरोवर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मांडवी है, ये आपको आगे दिखाई दे रहा होगा अंजार। फिर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है कांडला, ये बिल्कुल मत भूलना, ये गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है कांडला। कांडला भी एक प्रमुख स्थान है गुजरात में, जो कि मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी आप सिर्फ एक बार मोटे मोटे तौर पर यहाँ पे आप घूम लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ताकि जब मैं आपको इनके बारे में बताऊँ तो आपको आसानी से याद आ सके कि मैं किस स्थान की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे लिटिल रन दिखाई दे रहा होगा आपको। थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ चलें कच्छ के, तो आप देखेंगे यहाँ पे पालनपुर दिखाई दे रहा है, ये पालनपुर है। फिर यहाँ पर देखिए ये पाटन दिखाई दे रहा है। पाटन में जितने भी यहाँ पे जिले या जितने भी स्थान यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए ये महसाना दिखाई दे रहा होगा, महसाना। महसाना के बाद यहाँ पे गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है या गुजरात की राजधानी है वो दिखाई दे रहा होगा। फिर यहाँ पे अहमदाबाद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ देखिए ये गोधरा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ये गोधरा जो अभी हमने देखा, गोधरा से नीचे आएंगे तो आपको वडोदरा दिखाई देगा। वडोदरा जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको यहाँ भरूच दिखाई दे रहा होगा, भरूच। भरूच के नीचे चलेंगे तो आपको अंकलेश्वर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो राजपीपला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है नर्मदापुर, उसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो राजपीपला है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि होशंगाबाद का नाम बदलकर भी नर्मदापुर या नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक जिला नर्मदापुर के नाम से कहाँ पर है, तो गुजरात में भी है। और यहाँ पे इसके आगे आएंगे तो आपको यहाँ उकाई दिखाई दे रहा होगा। उकाई जो ये स्थान है ये तापी नाम के जिले के आसपास स्थित है। वही यहाँ सूरत दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद ऊपर चलते हैं तो ये खंबात दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल मत भूलना ये खंबात है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये साबरमती नदी है। यहीं पर मैंने नल सरोवर आपको इससे पहले बताया था, नल सरोवर याद रखना है। ये सुरेंद्र नगर है, इसे मत भूलना, सुरेंद्र नगर को याद कर लेना। मोरबी याद रख लेना, मोरबी एक स्थान है यहाँ पे, ये है जामनगर, तो जामनगर को भी मत भूलिएगा। यहाँ पे ये गल्फ ऑफ कच्छ के पास स्थित है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ओखा पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ओखा पोर्ट के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा यहाँ पे द्वारका। फिर द्वारका के आगे चलेंगे आपको तो दिखाई देगा यहाँ पे पोरबंदर से और आगे जाने पर यहाँ नवी बंदर दिखाई देगा। नवी बंदर के बाद यहाँ पर आने पर आपको दिखाई देगा गिर नेशनल पार्क, जो कि जूनागढ़ के पास स्थित है। अब जूनागढ़ से आगे चलेंगे आप तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे सोमनाथ दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ ये सोमनाथ है। और यहाँ पे आगे देख रहे होंगे आप दीव, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे दमन है और दीव है। तो दमन दीव हम एक यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश पहले पढ़ते आए हैं, लेकिन अब दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव सबको मिला के एक यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो दमन और दीव में, दीव यहाँ पे आपका काठियावाड़ पेनिनसुला में है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वहीं इसके नीचे आपको यहाँ एक स्थान दिखाई दे रहा होगा वापी, ये मत भूलिएगा। यहाँ आपको याद रखना है नवसारी, और फिर उसके ऊपर याद रखना है सूरत, ये सूरत है। यहाँ पर उकाई जो मैं पहले बता चुका हूँ। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक एक करके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके जियोग्राफी में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इन्हीं जिलों के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूँगा आपसे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ पे एक प्रमुख स्थान है आनंद करके, एक आनंद स्थान है, वो भी आपको यहाँ याद रखना है। फिर यहाँ पे नादियाड़ जो कि खेड़ा जिले का ही एक भाग है वो आपको दिखाई देगा। डाकोर एक स्थान है वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद जो दाहोद है, ये दाहोद मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो इस तरह आपने जो भी गुजरात के महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सभी आपने यहाँ पर घूम लिए हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक करके जो इन प्रमुख जिलों से या प्रमुख स्थानों से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य हैं या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस करने की शुरुआत करता हूँ। और यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कच्छ नामक जिले से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कच्छ जिला है, जी हाँ ये आप देखिए ये है कच्छ जिला,
जो आप कह सकते हो कि राज्यों में सबसे बड़ा जिला है। जी हाँ, लेकिन यहाँ यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा जिला यहाँ पे आपको लेह दिखाई दे रहा होगा, जो कि लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये जो यूनियन टेरिटरी बनी थी, ये बनी थी 31 अक्टूबर 2019 में। तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि लेह जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत सबसे बड़ा जिला है। वहीं हम बात करें कच्छ की, तो कच्छ यहाँ राज्यों में सबसे बड़ा जिला है। लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करूँ कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यदि आप केंद्र शासित और राज्य दोनों को सम्मिलित करके बात करो तो यहाँ पे लेह सबसे बड़ा जिला है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी कि जो लेह का कुछ भाग है, ये कुछ भाग पाकिस्तान के पास है और कुछ भाग यहाँ चाइना के पास है। तो इस तरह से आप ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे याद रखना, ताकि आपको जब जो क्वेश्चन है या प्रश्न है जब घुमा के पूछे जाते हैं, मतलब कुछ उसमें ट्विस्ट लेके यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस हैं या जो आपके पास विकल्प होते हैं उसमें फंसकर आप इनके सही उत्तर नहीं दे पाते हो। तो इन सभी फैक्ट्स को यहाँ पे याद रखना है आपको। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रमुख स्थान है सरक्रीक। जी हाँ, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा सरक्रीक, ये सरक्रीक जो स्थान है ये विवादित स्थल है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जी हाँ, कैसे? तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे कि जो ये सिंध क्षेत्र है ये पाकिस्तान के पास है और ये जो गुजरात है ये भारत का है। तो ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वो रेड लाइन है जहाँ पर क्लेम करता है भारत की ये भारत का क्षेत्र है, और ये जो हरी लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ये क्लेम करता है पाकिस्तान की ये जो भी क्षेत्र है वो पाकिस्तान का है। लेकिन ये डिस्प्यूट अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी लगातार चला आ रहा है। बात करें ऑक्यूपाइड करने की, तो ये जितना भी रेड कलर का जो आपको स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, इस सभी क्षेत्र में मतलब कि यहाँ तक पूरा का पूरा भारत का अधिकार है इन क्षेत्रों पर। यदि मैं बात करूं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है लगभग 96 किलोमीटर। जी हाँ, ये जो विवादित स्थल है इसकी जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, और यही क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण भी करता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसी के बाद यहाँ पर एक कोरी क्रीक भी है। जी हाँ, ये कोरी क्रीक है, ये भी भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है। अब यहाँ पर आपको एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा भुज। आपने अभी सुना भी होगा एक मूवी का नाम जो कि भुज है, जिसमें आपने अजय देवगन सर को देखा होगा कि वो इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, और वो जिस किरदार को निभा रहे हैं वो यहाँ पे एक स्क्वाड्रन लीडर थे विजय कार्णिक, उनका किरदार निभा रहे हैं। हुआ क्या था, आप देखेंगे कि ये भारत पाकिस्तान युद्ध की तस्वीर है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और बेशक आप यहाँ कह सकते हैं कि इसमें भारत की जीत हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. निजामी, जो कि पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये सर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी, जो कि हमारे भारत की ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय पर। और इस समय जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो हुआ ये कि जो भुज है यहाँ पर जो दुश्मन देश की वायुसेना थी उसने यहाँ पे लगातार 18 बॉम्ब गिराकर, जी हाँ, एक ही जगह पर या एक ही रात में यहाँ पे 18 बम गिराए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एयरफोर्स की हवाई पट्टी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तब यहाँ पर इस भुज के पास स्थित एक माधापुर नामक गांव था, जिसकी कई सौ महिलाओं, या कह सकते हो आप यहाँ पे लगभग 300 महिलाओं ने दिन रात काम करके इस हवाई पट्टी को बनाया था या उसका पुनर्निर्माण किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वापस से हवाई पट्टी सुधर गई थी और यहाँ एयरफोर्स वापस से अपने एक्शन में आ गई थी। तो यहीं पर जो स्क्वाड्रन लीडर थे वो थे विजय कार्णिक, और इन्हीं सर का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं अजय देवगन। तो इस तरह देखा जाए तो इंडो पाक वॉर 1971 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था भुज का, जो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे हम मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ, जो मुंद्रा है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है यहाँ पे, और जैसे कि आपको इमेज से ही पता चल रहा होगा कि ये टाटा पावर का है, यानी कि जो टाटा है यहाँ पे वो इसे ओन करता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि टाटा का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट
गुजरात में कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंद्रा में स्थित है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जो आपको यहाँ मैप में दिखाई दे रही होगी। ये जो आप यहाँ देखिए थे कच्छ पेनिनसुला या कच्छ प्रायद्वीप, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे टाटा पावर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। और ये मुंद्रा गुजरात में स्थित है। और ये जो मुंद्रा है वो किस जिले में आता है, तो कच्छ जिले में आता है। जो मुंद्रा का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, ये अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है, तो इसे आप समझिए कि जब किसी पावर प्लांट में 4000 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन किया जाता है, तो उस पावर प्लांट को यहाँ पे हम अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहते हैं। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू हुआ था 2007 में, लेकिन ये बन के तैयार हुआ था मार्च 2013। जी हाँ, अब बात करें यदि हम कि इस पावर प्लांट के उपयोगकर्ता राज्य कौन से होंगे, तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सभी इस पावर प्लांट के लाभार्थी राज्य हैं जिनको इस पावर प्लांट का लाभ मिलेगा। मुंद्रा जो पावर प्लांट है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अलग भी है, क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया से कोयला आता है। और जैसा कि आपको पता है, ये आपको गल्फ ऑफ कच्छ दिखाई दे रहा है, जहाँ से इसके लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे एक हिस्टोरिकल प्लेस पे। जी हाँ, एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भचाऊ तहसील दिखाई दे रही होगी आपको। ये भचाऊ जो तहसील है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता में एक बड़ा स्थल, एक बहुत बड़ा स्थल जो भारत में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, वो है यहाँ पे धौलावीरा। तो ये जो धौलावीरा है ये इस भचाऊ तालुका में आता है, जिसकी खोज 1990-91 में आर.एस. विस्ट के द्वारा की गई थी। जी हाँ, इसे खोजा था किसने, तो आर.एस. विस्ट ने। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सुरकोटदा के बारे में। तो आपको ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है रपार, इसी रपार क्षेत्र में आपको एक स्थान दिखाई देगा सुरकोटदा। जी हाँ, जो सुरकोटदा है इसी तालुका के अंदर आता है। यहाँ पर जो क्षेत्र है यहाँ पे लगभग वो पाया जाता है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा यहाँ पे जो है वो भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 में। यहाँ फिर बात याद रखिएगा यहाँ पे कि जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी 1964 में। और ये प्लेस जो है ये जाना जाता है अपने घोड़े की अस्थियों को लेकर। जी हाँ, अभी मैं एक प्लेस और बताऊंगा आपको, लोथल। लेकिन लोथल में घोड़े की मृण मूर्ति मिली थी, मतलब कि मिट्टी की मूर्ति मिली थी जो छोटी सी थी, और यहाँ पर मिला था घोड़े की अस्थियाँ। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो सुरकोटदा है वो इस रपार तहसील के पास स्थित है। वहीं इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी और यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक और हड़प्पाकालीन स्थल था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे नाम से याद रख सकते हैं। गोलाधोरो उस स्थल का नाम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे सुनकर एक बार छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कच्छ जिला है वो बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, जो कच्छ जिला है, ये जो कच्छ जिला आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, या कह सकते हैं आप कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, जो कि 1992 में स्थापित की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्षी को, जो कि है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना होगा ये। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नारायण सरोवर सेंचुरी या नारायण सरोवर अभ्यारण्य। ये नारायण सरोवर अभ्यारण्य अप्रैल 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसे नारायण सरोवर चिंकारा सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अलावा यहीं इसके पास स्थित है एक कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि फरवरी 1986 में स्थापित की गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम कांडला के बारे में। तो कांडला याद रखिएगा एक ज्वारीय बंदरगाह है। जी हाँ, कौन सा बंदरगाह है, तो एक ज्वारीय बंदरगाह है। बहुत ही प्रमुख स्थान है कांडला। आपसे कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये अपने मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए, यानी कि फ्री ट्रेड एरिया के लिए जाना जाता है। ये देश का पहला EPZ है। EPZ भी बोल सकते हो, SEZ भी बोल सकते हो। EPZ का फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और यदि मैं बात करूं सेस की या SEZ की, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको यहाँ याद रखें कि कांडला क्या है, तो ईपीजेड भी बोल सकते हो और एसईजेड भी। ये कब ईपीजेड के रूप में कन्वर्ट किया गया था, ये या इसे ईपीजेड या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दर्जा दिया गया था, तो इसे दर्जा दिया गया था 1 जनवरी 1965 को। इसी वजह से इसे देश का पहला ईपीजेड यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के नाम से जाना जाता है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। 4 अक्टूबर 2017 में, वैसे तो 2021 चल रहा है लेकिन 4 साल पहले बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से आप नहीं ले सकते हो, तो कह सकते हो कि आसपास की घटना है कि 4 अक्टूबर 2017 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। जी हाँ, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो दीनदयाल बंदरगाह। इसके अलावा जो कांडला है वो रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं कच्छ जिले के पूर्व दिशा की ओर। तो आपको यहाँ एक स्थान दिखाई दे रहा होगा पालनपुर। पालनपुर जो है वो बांसकंथा डिस्ट्रिक्ट या बांसकंथा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये जो पालनपुर है, ये पालनपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेसोर स्लोथ बियर सेंचुरी है या जेसोर स्लोथ बियर अभ्यारण्य है, जो कि मई 1978 में बना था। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि 7 अगस्त 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 अभ्यारण्य हैं या 2 सेंचुरी हैं, एक जेसोर स्लोथ बियर सेंचुरी और दूसरा बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पालनपुर में 2 अभ्यारण्य हैं, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। जो जेसोर स्लोथ बियर सेंचुरी है वो मई 1978 में बनी थी, और यहाँ पे जो बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 7 अगस्त 1989 में बनी थी। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस फैक्ट को। पालनपुर से अब वापस इस तरफ आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको पाटन दिखाई देगा। पाटन नाम के कई क्षेत्र आपको कई जिलों में दिखाई देंगे, लेकिन ये पाटन गुजरात के वाले पाटन की बात कर रहा हूँ। तो पाटन अगर मैं ऐतिहासिक रूप से बात करूँ तो ये पुराने समय में अनिलवाड़ के नाम से जाना जाता था। जो अनिलवाड़ आप याद करेंगे तो चालुक्य वंश, गुजरात से काफ़ी पुराना संबंध रहा है चालुक्य वंश का, बल्कि ये कहूँ कि गुजरात पे राज्य करते थे चालुक्य वंशी। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि जो चालुक्य वंश की राजधानी थी अनिलवाड़, वो पाटन क्षेत्र को ही हम अनिलवाड़ कह सकते हैं यहाँ पर। तो अनिलवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है, तो आपको यहाँ याद रखना है पाटन। और इसे राजधानी किसने बनाया था, तो जो चालुक्य यानी कि जो चालुक्य थे सोलंकी वंश के, तो सोलंकी वंश वाले या सोलंकी वाले चालुक्य जो थे उस वंश की स्थापना की थी मूलराज प्रथम ने। और इसी मूलराज प्रथम ने जो पाटन या कह सकते हैं अनिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा यदि आप ये 100 रुपए के नोट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो गैस करो ये किसका चित्र है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा रानी की वाव। तो ये जो रानी की वाव है ये भी पाटन जिले में है। जी हाँ, पाटन जिले में स्थित है आपकी रानी की वाव। और ये जो रानी की वाव है इसे बनवाया था रानी उदयामती ने। अब ये रानी उदयामती कौन है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया यहाँ मूलराज प्रथम ने चालुक्य वंश की, जो कि सोलंकी चालुक्य थे, तो सोलंकी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो उसी वंश में एक प्रसिद्ध राजा थे भीमदेव, और भीमदेव प्रथम की पत्नी थी रानी उदयामती। और इन्हीं रानी उदयमती ने अपने पति की याद में यानी कि राजा भीमदेव की याद में इस रानी के बाव को बनवाया था। और यूनेस्को के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसे 2014 में, कब 2014 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल कर लिया था। ये गुजरात का दूसरा विश्व विरासत स्थल है। एक एक करके मैं सभी विश्व विरासत स्थलों के बारे में बात करूंगा। गुजरात राज्य की बात करूं रानी के वाव के नोट पे आने की, तो 2018 में आरबीआई ने जब 100 रुपए के नए नोट छापे थे, इससे पहले पुराना नोट चलता था जो अभी भी चलता है, लेकिन जो नया नोट है उसमें 2018 में इस रानी के वाव को छापने की शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत की थी यहाँ पे आरबीआई ने। इसके बाद पाटन से दक्षिण दिशा की तरफ आने पर आपको एक स्थान दिखाई देगा यहाँ पे महसाना। ये महसाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट
प्लेस है यहाँ पर। आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे मोधेरा नाम का एक स्थान है। जी हाँ, कौन सा स्थान है? तो मोधेरा। ये मोधेरा क्यों प्रसिद्ध है? तो मोधेरा में एक सूर्य मंदिर है जो पुष्पावती नदी के किनारे है। क्या है? सूर्य मंदिर। और किस नदी के किनारे है? तो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, जो भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था। बहुत अच्छे से याद रखना है, जो भीम प्रथम, जिसकी पत्नी की बात की थी मैंने अभी, जिसने यहाँ पे रानी की वाव बनवाई थी, उसी भीम प्रथम ने या भीमदेव प्रथम ने यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। यहीं महसाना में इसी सूर्य मंदिर के पास उत्तरार्ध डांस फेस्टिवल भी होता है, जो कि यहाँ पे जनवरी के तीसरे सप्ताह में आयोजित होता है, और इसे हम मोधेरा डांस फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। इसी चालुक्य वंश के जो कुमारपाल थे, उन्होंने अपने गुरु हेमचंद्र के कहने पर तरंग जैन तीर्थ स्थल, जी हाँ, इसी महसाना में एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है जिसे हम तरंग जैन तीर्थ स्थल या तरंग जैन मंदिर के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे है। और ये याद रखना है कि ये किसने बनवाया था? तो चालुक्य वंश के ही एक शासक थे कुमारपाल, उन्होंने ही इस तरंग जैन तीर्थ स्थल का निर्माण कराया था। अब मैं यदि बात करूं तो यही महसाना में एक स्थान है वडनगर। देखो ये जो स्थान है आपको दिखाई दे रहा होगा, वडनगर, और यहीं पर हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। तो ये भी आपको एक प्रमुख स्थान है, वो याद रखना है, वडनगर। वडनगर में किसका जन्म हुआ था? तो हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसके बाद यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे होगी गांधीनगर। गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि गांधीनगर जो राजधानी बनी वो 1970 में बनी, जबकि उससे पहले राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी। इसी वजह से आपको गांधीनगर से भी ज़्यादा स्थल या प्रमुख स्थल आपको अहमदाबाद में दिखाई देंगे, और ये अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा स्थल भी है। बात करें गांधीनगर के प्रमुख स्थलों की, तो गांधीनगर में जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है। ये देखिए, आपको ये मैप में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स ऑफ द 7 इंडियन एयरफोर्स कमांड्स। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ वेस्टर्न कमांड यानी कि पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दिल्ली में। फिर इसके बाद सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में या इलाहाबाद में, या आप इसे आज के समय पे प्रयागराज कह सकते हैं। ये पुराना मैप है तो आप इसे कह सकते हैं प्रयागराज। वहीं इसकी ईस्टर्न कमांड आप देखेंगे शिलोंग में। ये आपको जो स्थान दिखाई दे रहा होगा मेघालय की राजधानी शिलोंग, और यहीं पर इसकी ईस्टर्न कमांड है या पूर्वी वायु कमांड है यहाँ पे, कहाँ पे? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इसके बाद यदि हम बात करें साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की, तो ये गांधीनगर गुजरात में स्थित है, और मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है। ट्रेनिंग कमांड आप देख रहे होंगे बेंगलोर में है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो आपको साउथ एयर कमांड यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में दिखाई दे रही होगी। सो होपफुली ये सारी कमांड्स आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा यहाँ अभी आप गुजरात पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर साउथ वेस्टर्न कमांड, या आप कह सकते हैं हिंदी में दक्षिण पश्चिमी वायु सेना कमांड कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं गांधीनगर में स्थित आईआईटी की। तो आईआईटी जो है वो 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी गांधीनगर में। आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि आईआईटी कहाँ पर है? तो गांधीनगर में, ना कि अहमदाबाद में। जबकि मैं आगे बताऊंगा आपको, यहाँ पे आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद में है, जबकि यहाँ पे आईआईटी कहाँ पर है? तो गांधीनगर में। इसके साथ ही एक और चीज़ याद रखिएगा कि गांधीनगर में ही स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस तो नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ के लिए बस याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 2002 में आतंकवादी हमला हो चुका है। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यूं ही मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं अहमदाबाद। और अहमदाबाद की यदि मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद जो कि 1970 से पहले गुजरात की राजधानी हुआ करता था, और ये गुजरात का सबसे बड़ा नगर भी है। चूँकि यहाँ पे सूती कपड़ा का या कपड़ों का या वस्त्र उद्योग काफ़ी अच्छी तरह से विकसित किया गया है, इसी वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन आदि उपाधियों से भी पुकारा जाता है। यहीं में अगर बात करूं तो भारत का मैनचेस्टर तो इसे बोला जाता है, मतलब कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन ये भी बात याद रखना कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है जब आपसे कोई पूछ लेता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, फिर भारत का मैनचेस्टर, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बढ़ जाती है हमारी। तो उसको मैं दूर किए देता हूँ। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है कानपुर को,
पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। जी हाँ, ये जो अहमदाबाद में पढ़ा रहा हूँ ये पूरे भारत का मैनचेस्टर है। वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। अब यदि मैं अहमदाबाद जिले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये मैप बहुत अच्छे से यहाँ याद रखना होगा। ये मैप मैं क्यों अलग से बता रहा हूँ यहाँ पे अहमदाबाद जिले का, तो आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अहमदाबाद है वो यहाँ पे खंबात की खाड़ी को छूता है। जी हाँ, यहीं पर मैं आपको एक प्लेस बताऊंगा लोथल, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन अभी तो आप यहाँ याद रखिए कि ये जो मैप है ये अहमदाबाद का है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से एक नदी बहती है और वो नदी कौन सी है, तो साबरमती नदी है। जी हाँ, ये जो साबरमती नदी है ये राजस्थान का जो उदयपुर, ये आपको जिला दिखाई दे रहा होगा, ये उदयपुर, तो ये जो उदयपुर जिला है यहीं पर मैंने आपको जो फिजिकल मैप है मैंने उधर पे बताया था कि यहाँ पर अरावली पर्वत भी है, जो कि मैंने आपको अभी फिजिकल मैप में बताया था। और इसी अरावली पर्वत से यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसे हम साबरमती नदी के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये जो आ रही है ये बहती हुई जा रही है, तो ये है साबरमती नदी। और ये साबरमती नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, ये भी बात याद रखिएगा। जो कि कहाँ से निकल रही है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत से निकल रही है। तो इस तरह यदि आपसे कोई पूछे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको यहाँ याद रखना है कि साबरमती नदी के किनारे। और गांधीनगर भी यदि कोई पूछे कि कहाँ पर स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे। अब ये जो साबरमती नदी है, इसी नदी के किनारे एक आश्रम है जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। इस साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जो अहमदाबाद में ही स्थापित हुआ था। लेकिन ये जो सत्याग्रह आश्रम है वो कोचरब नामक स्थान पर, जी हाँ, कहाँ पर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कोचरब नामक स्थान पर यहाँ पे स्थापित हुआ था। लेकिन 1917 में कोचरब से सत्याग्रह आश्रम को अलग करके सत्याग्रह आश्रम को स्थापित कर दिया गया था साबरमती में। और साबरमती नदी के किनारे जब इसे स्थापित किया गया तो इसका नाम ही पड़ गया साबरमती आश्रम। अब ये साबरमती आश्रम क्यों प्रमुख है, तो इस वजह से भी प्रमुख है कि इसी आश्रम में, अहमदाबाद के इसी आश्रम में गांधी जी ने अपने कई वर्ष गुजारे थे। जी हाँ, लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1918-19 के बाद से यहाँ पे उन्होंने रहना प्रारंभ किया था या शुरू किया था। और 1933 के समय तक यहाँ पे रहे थे वो। और जहाँ पर वो रहते थे उसे हृदय कुंज कहा जाता है वर्तमान समय में। और इस हृदय कुंज का नामकरण किया था बाबा साहब कालेकर जी ने। जी हाँ, किसने यहाँ पे इस हृदय कुंज का नामकरण किया था, तो इसका नामकरण किया था बाबा साहब कालेकर ने। इसके अलावा जो ये साबरमती आश्रम है ये अपने आप में भी एक बहुत प्रमुख स्थल है, क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 में। और 24 दिन चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 में ये इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाया था, और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये साबरमती आश्रम की ही है। प्रमुख स्थलों में और बात की जाए तो यहाँ पे नारायण घाट है, जो कि पीएम गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। वहीं अभय घाट जो है वो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है साबरमती, जो कि अहमदाबाद में है, वहाँ से मुंबई तक चलाने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे 14 सितंबर 2017 को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थी उन्होंने शिंजो अबे के साथ मिलकर इसकी नींव रखी। और इस बुलेट ट्रेन की जो पूरे होने की संभावना है वो है 2022 तक। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन की स्थापना या पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाई जाएगी, तो ये साबरमती अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलाई जाएगी, जो कि 14 सितंबर 2017 से इसका नींव रख दिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसे पूरा कर लिया जाएगा, इसके काम को पूरा कर लिया जाएगा 2022 तक। और इसके लिए जापानी शिकन रोड हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है इसको बनाने को लेकर। इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन है उसको इस्टेब्लिश करने में, उसे स्थापित करने में जो देश हमारा साथ दे रहा है वो है जापान। अब यदि हम बात करें इसरो के सेंटर्स की, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अहमदाबाद गुजरात में ही स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कि इसरो का है।
फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि इसरो की है। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट DECU, ये भी कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट ये भी अहमदाबाद में, और ये सभी किसके सेंटर हैं? तो ये हैं इसरो के। अहमदाबाद में ही गुजरात का उच्च न्यायालय है जिसे 1960 में स्थापित किया गया था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गुजरात है उसकी स्थापना भी 1960 में ही हुई थी। अहमदाबाद में ही राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र है। इसके अलावा IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है गुजरात में, जो कि 1961 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दिखाई दे रहा होगा जो कि 1969 में स्थापित किया गया था। और ये जो नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये 24 सितंबर 2012 में आर्द्र भूमि स्थल के रूप में स्थापित किया गया, या आप कह सकते हैं रामसर स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि नाल सरोवर क्या है। तो गुजरात में एकमात्र आर्द्र भूमि स्थल है, या आप कह सकते हैं वेटलैंड है, या आप कह सकते हैं रामसर स्थल है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ इस मैप में बताया था कि जो अहमदाबाद है वो खंबात की खाड़ी से भी जुड़ा हुआ है या गल्फ ऑफ खंबात से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि ये भोगवा नदी आ रही है, यहाँ आप देखिए तो ये आपको भोगवा नदी इसके जस्ट दिखाई दे रही होगी, भोगवा नदी। और इसी भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। जी हाँ, ये जो लोथल है ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अहमदाबाद में है और भोगवा नदी के तट पर है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी SR राव ने 1957 में। ये उस समय पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अब यदि हम बात करें कि जो लोथल है वहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ याद रखिएगा चूँकि ये बंदरगाह है तो विदेशों से जुड़े हुए साक्ष्य काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि फारस की मुद्रा या सील। इसके अलावा पक्के रंगे हुए जो पात्र हैं, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, धान और चावल के साक्ष्य, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, बांट एवं माप के ऊपर उपकरण आदि सभी यहाँ से प्राप्त हुए। वहीं इसे एक व्यापारिक नगर के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक घर मिला है, इसका जो दरवाजा है वो गली की ओर ना होकर सड़क की ओर है, जिसकी वजह से यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह एक व्यापारिक नगर रहा होगा। इसके अलावा अहमदाबाद में एक रंगपुर नाम का भी एक हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि मादर नदी के किनारे है, और जैसे कि मैंने पहले बताया लोथल भोगवा नदी के किनारे है। जो रंगपुर है उसकी खोज हुई थी 1931 में, और इसे खोजा था 1931 में MS वत्स ने, लेकिन इसकी खुदाई को जारी किया था, या कह सकते हैं कि इसे सही तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया था 1953 में SR राव ने। तो SR राव और MS वत्स दोनों ने ही इस स्थल को खोजा था, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ से धान की भूसी की ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, पत्थर के फलक आदि भी प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रमुख स्थलों को यदि आप समझ गए हैं तो एक और स्थल बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद ही, यहाँ पे याद रखिएगा विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, विक्रम साराभाई। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो विक्रम लैंडर गया था हमारे चंद्रयान 2 में, दुर्भाग्यवश यहाँ पे जो विक्रम लैंडर था उसकी लैंडिंग बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाई, और जो ये विक्रम नाम रखा गया था वो विक्रम साराभाई के नाम से ही रखा गया था। और ये जो विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था वो अहमदाबाद में ही हुआ था 12 अगस्त 1919 को। इन्हें 1966 में पद्म भूषण दिया गया था और 1972 में पद्म विभूषण, और इनकी डेथ हो गई थी 1971 में। तो आप कह सकते हैं कि जो पद्म विभूषण दिया गया था वो मरणोपरांत दिया गया था किसको? तो विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। इसके अलावा 2017 में अहमदाबाद को 8 जुलाई 2017 में यूनेस्को की जो बैठक हुई थी पोलैंड में, भारत के पहले धरोहर शहर के रूप में नामित किया गया, या कह सकते हैं शामिल किया गया। जैसे कि आपको पता है कि विश्व में पेरिस, वियना, काहिरा, ब्रुसेल्स, रोम, एडिनबर्ग, ये सभी जो स्थल हैं वो धरोहर शहर या हेरिटेज सिटी के नाम से जाने जाते हैं। अब
अहमदाबाद को भी हेरिटेज सिटी यानी कि यूनेस्को की हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाएगा। जो अहमदाबाद है वो देश का पहला धरोहर स्थल है, या आप कह सकते हो कि हेरिटेज सिटी है। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 24 फरवरी 2021 को, जी हाँ इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से अब इसे जाना जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कहाँ पर स्थित है तो मोटेरा में है, और यहाँ पे लगभग 1,10,000 दर्शकों के बैठने की सुविधा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का फैक्ट है कि अब जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो जिसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम है, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, ये भी बात याद रखिएगा। जिसमें कितने लोग बैठ सकते हैं तो यहाँ पे 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ तो 24 फरवरी 2021 में, और किसने किया तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। तो ये रहे पूरे प्रमुख स्थल अहमदाबाद के। इसके अलावा जो रेशम उत्पादन है, रेशम का भी उत्पादन अच्छी तरह से किया जाता है अहमदाबाद में, तो रेशम उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी आप अहमदाबाद को याद रख सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे गोधरा। ये गोधरा आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये गोधरा है। तो ये जो गोधरा है, ये गोधरा बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बुरी दुर्घटना के रूप में या बुरी घटना के रूप में यहाँ याद रख सकते हैं। 27 फरवरी 2002 में रेलगाड़ी में आग लगा दी गई थी, और इस घटना के बाद जो गुजरात में दंगे हुए थे तो उसे हम गोधरा कांड के नाम से जानते हैं। जो गोधरा कांड है, जो गोधरा कांड 2002 का, उसके लिए ये इस स्थल प्रमुख है। लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखना पड़े। लेकिन वहीं मैं बात करूंगा पंचमहल डिस्ट्रिक्ट या पंचमहल जिले के बारे में, तो आपको ये गोधरा के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और ये जो पंचमहल जिला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचमहल जिला में पंचमहल पहाड़ी, पावागढ़ पहाड़ी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रही होगी पावागढ़ या पंचमहल की पहाड़ियाँ हैं। और यहीं पर है चंपानेर एंड पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। जी हाँ, ये जो चंपानेर का पावागढ़ पार्क है इसे 2004 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया था। जो चंपानेर है वो अपने मैग्नीज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरह हमने देख लिया है गोधरा, फिर पंचमहल, और अब हम देखते हैं वडोदरा। वडोदरा को जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि बड़ौदा नाम से भी जाना जाता है, और जो वडोदरा या बड़ौदा है वो अपने मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, शीशा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और यही बड़ौदा या वडोदरा में एक भारी जाल संयंत्र भी है, ये भी बात यहाँ याद रखना। वहीं यहीं पर रासायनिक उर्वरक कारखाना भी है। जी हाँ, तो आपने क्या क्या देखा कि मैंगनीज उत्पादन होता है यहाँ पे, शीशा उद्योग है, भारी जल संयंत्र है, कागज उत्पादन होता है, रासायनिक उर्वरक उत्पादन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर एक रिफाइनरी है। जी हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वडोदरा में एक रिफाइनरी है, यानी कि तेल शोधन केंद्र है, और ये तेल शोधन केंद्र किस नाम से जाना जाता है तो ये कोयली रिफाइनरी, बहुत अच्छे से नाम सुनिएगा, कोयली रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है, और ये 1965 में स्थापित हुआ था। इसे IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ओन करती है, मतलब कि इस पे किसका आधिपत्य है तो IOCL का। वडोदरा से पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पे खंबात दिखाई देगा। खंबात जो कि पेट्रोलियम उत्पादन और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो प्राकृतिक गैस है उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं इसके नीचे सेम इसी चीज़ के लिए, यानी कि यहाँ पर भी पेट्रोलियम उत्पादन होता है। अंकलेश्वर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्या है अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर भी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पे जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए पहला जो कुआं खोदा गया था वो 1960 में खोदा गया था, और उसका नाम था वसुंधरा। तो बहुत अच्छे से याद रखना ये फैक्ट। इसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आपको यहाँ पे एक जिला दिखाई दे रहा होगा खेड़ा, तो ये थोड़ा छुपा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये खेड़ा एक जिला है, और इसी जिले के अंदर आता है यहाँ पे नादियाड़। पहले तो यहाँ पे समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। जी हाँ, जो नादियाड़ ये दिखाई दे रहा है, इस नादियाड़ में
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब कि हमारे जो कह सकते हैं आप यहाँ पे कि आयरन मैन कहे जाते हैं या लोह पुरुष कहे जाते हैं हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्म हुआ था नादियाड़ में। और नादियाड़ में कब हुआ था, तो जैसे कि मैंने पहले डेट बताया 31 अक्टूबर 1875 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करूं तो इन्हें पहचान कब से मिली थी, तो यहाँ पे एक प्रमुख स्थान है बारदोली। और ये जो बारदोली है यहाँ पे किसान सत्याग्रह हुआ था या कह सकते हैं किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें नेतृत्व प्रदान किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और यहाँ जो मैं बार बार सरदार बोल रहा हूँ, ये सरदार उपाधि भी इन्हें इसी आंदोलन के बाद प्राप्त हुई थी, जब ये आंदोलन है वो सक्सेसफुल रहा था, यानी कि सफल रहा था। तो यहाँ की महिलाओं ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पे उपाधि दी थी। तो कौन सी उपाधि दी थी, तो यहाँ पे उपाधि दी थी सरदार की। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे और पहले ही उप प्रधानमंत्री भी थे। और सबसे ज़्यादा इन्हें जाना जाता है रियासतों के एकीकरण या रियासतों को मिलाने को या रियासतों के विलय करने को लेकर। और इसी नीति के कारण, चूंकि इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी या लौह नीति अपनाई थी, तो इस लौह नीति के कारण लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा उनसे एक बहुत प्रमुख घटना भी जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1947 में मेटकॉफ हाउस में, दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में जब उन्होंने सिविल सेवा प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को संबोधित किया था, तो जिस दिन उन्होंने ये संबोधन किया था, मतलब कि 21 अप्रैल को, उसी की याद में हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी एक बहुत ही मुख्य घटना पर आधारित था। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। और 1991 में उनके मरणोपरांत, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 2014 से उनके जन्म दिवस को, यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत भी की गई थी। तो ये नादियाड़ से जुड़े हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उनसे जुड़ी हुई काफ़ी प्रमुख बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं। वहीं हम बात करें खेड़ा की, तो खेड़ा में अभ्रक उत्पादन भी होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं आनंद, जो कि नादियाड़ या खेड़ा के पास ही स्थित है। ये जो आनंद है, ये जाना जाता है अपने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए। ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1965 में, जो वर्गीस कुरियन के द्वारा स्थापित किया गया था। अब ये जो वर्गीस कुरियन है, काफ़ी प्रमुख व्यक्ति हैं। जो वर्गीस कुरियन है, इनकी जो जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को, तो 26 नवंबर को ही हम नेशनल मिल्क डे यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी प्रमुख व्यक्तित्व हैं कहे जाते हैं। और इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था। और किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया था, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 1970 में। ये जो ऑपरेशन फ्लड है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसके 3 फेज थे। जी हाँ, 3 फेज में सबसे पहला फेज जो था 1970 से 80 के बीच में था। फेज 2 या फेज सेकेंड जो था 1981 से 1985 के बीच में था। और जो फेज 3 था वो 1985 से 1996, और या कह सकते हैं आप कि अभी भी लगातार ये चला आ रहा है। तो ऑपरेशन फ्लड 3 फेज में था, ये याद रखिएगा। 1970 में लॉन्च हुआ था, ये बात याद रखिएगा। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे लॉन्च किया था, या इनडायरेक्टली वर्गीस कुरियन ने इसे लॉन्च किया था। तो ये भी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसी वजह से इन्हें दुग्ध क्रांति के जन्मदाता के रूप में, या मिल्क रेवोल्यूशन के जन्मदाता के रूप में, या फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, जो ऑपरेशन फ्लड था, उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 3 तरह की सहकारी संस्थाएं स्थापित की गई थी, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। जैसे कि आपने यहाँ पे सहकारी समिति ऑलरेडी पहले पढ़ी भी होंगी, जो कि विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल होती हैं। उसी तरह से ये भी 3 कमेटी यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई थी। ऑपरेशन फ्लड के बाद यदि हम बात करें, तो यहाँ पे आपको अमूल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। जी हाँ, अमूल का हेडक्वार्टर भी आनंद में ही है। जो अमूल है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे ए से है यहाँ पे आनंद, एम से मिल्क, यू से यूनियन और एल से लिमिटेड। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये अमूल का फुल फॉर्म है। और अमूल के प्रोडक्ट तो आपने खरीदे ही होंगे।
अब ये जो अमूल की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे जो ओन करती है कंपनी वो है कैरा या कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। फाउंडेशन की बात की जाए तो फाउंडर्स में फिर यहाँ पे एक बार आपको नाम मिलेगा वर्गीस कुरियन जी का, त्रिभुवन दास का, और किशी भाई पटेल भी इसके फाउंडर्स में यानी कि इसके संस्थापक में शामिल थे। इसके बाद हम चलते हैं वलसाड़ में। वलसाड़ काफ़ी यहाँ पे प्रमुख स्थल है। वलसाड़ के जो उदावड़ा है, यहाँ पे याद रखिएगा, वलसाड़ में ही एक स्थान है उदावड़ा, वो अपने कागज उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख है। अब वलसाड़ में ना सिर्फ यहाँ पे कागज उत्पादन होता है, बल्कि ये एक और प्रमुख तथ्य के लिए जाना जाता है। चूंकि यहाँ पे भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 29 फरवरी 29 फरवरी, जो कि लीप ईयर में आता है। तो 29 फरवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ वलसाड़ में। ये 1977 से लेकर 1979 तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा मोरारजी देसाई जो बॉम्बे स्टेट था उसके चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। अब इसके बाद चलते हैं हम भरूच में। भरूच में आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा दाहेज बंदरगाह। जी हाँ, ये जो दाहेज बंदरगाह है यह देश का ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान के लिए स्थापित किया गया है, और इसलिए इसे रासायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सो होपफुली ये दाहेज भी आपको यहाँ पे याद रखेगा, जो कि किस जिले में स्थित है, तो भरूच जिले में स्थित है। इसके बाद यहाँ आप देखिए ये है मोरबी, और ये मोरबी जो है वो अपने शीशा उद्योग के लिए पहचाना जाता है। इसके बाद हम चलते हैं तापी जिला। चूंकि तापी जिला आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये है तापी जिला, आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। ये जो तापी जिला है, ये यहीं पर आपको उकाई रिजर्वायर दिखाई दे रहा होगा। ये जो उकाई रिजर्वायर है ताप्ती नदी पर है। ये तापी नदी जो है वही ताप्ती नदी है, और ये उकाई जो स्थान है या उकाई रिजर्वायर है ये ताप्ती नदी पर ही स्थित है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी, और आके ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये उकाई से होते हुए जाती है, और यहाँ पे उकाई में एक रिजर्वायर है, और यहीं पर एक डैम भी है जिसे हम उकाई डैम के नाम से या उकाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और यदि मैं बात करूं इसके अन्य नाम की, तो इसका एक अन्य नाम है वल्लभ सागर परियोजना या वल्लभ सागर डैम, जो कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो ये राजपीपला दिखाई दे रहा है, ये नर्मदापुर जिले का मुख्यालय है। नर्मदापुर जिला आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है नर्मदापुर जिला। ये जस्ट आप यहाँ पे देख रहे थे, ये राजपीपला है, और यहीं पर आप यहाँ देख सकते हैं ये नर्मदापुर जिले में है, और नर्मदापुर जिले का ये मुख्यालय है। अब ये जिला प्रमुख क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, जो कि हम जानते हैं सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा डैम है। 5 अप्रैल 1961 को नेहरू जी ने, यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रही होगी, 5 अप्रैल 1961 को नेहरू जी ने इसका शिलान्यास किया था। और ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये आपको राज्य याद रखने हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। वहीं हम बात करें कि 17 सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया, तो ये भी एक प्रमुख फैक्ट है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। इसकी परिकल्पना चूंकि कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी 1940 में, इसी वजह से इसका नाम जो रखा गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया था। तो आप देख सकते हैं ये सरदार सरोवर डैम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसी के पास यदि हम बात करें, इसी नर्मदापुर जिले के केवड़िया नामक स्थान पर यदि हम बात करें, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कह सकते हो या सबसे बड़ा स्टैच्यू कह सकते हो। इसे 182 मीटर का है, लगभग 597 फीट, यानी कि लगभग कह सकते हो 600 फीट की ऊंचाई वाली ये स्टैच्यू है। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि 153 मीटर का है, जो कि चाइना में स्थित है। अब यदि मैं वापस से बात करूं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो आप सभी को पता है कि ये स्टैच्यू हमारे पहले गृह मंत्री या पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाया गया है। और इस स्टैच्यू के जो डिजाइनर थे वो थे राम वन सुत्तर, यानी कि राम वी सुत्तर। ऊंचाई तो आप सभी को पता है कि 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। लेकिन इसके बनाने की घोषणा की बात करूं तो घोषणा हुई थी 2010 में, और बनने की शुरुआत हुई थी 31 अक्टूबर
2013 में। वहीं ये बनकर तैयार हो गया था 30 अक्टूबर 2018 में, और इनकी 143वीं जयंती थी 31 अक्टूबर 2018 में। तब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था, इसकी ओपनिंग की गई थी। और इसके निर्माण की यदि मैं बात करूं तो इसके जो निर्माण था वो लर्सेंट एंड टुब्रो यानी कि LNT के द्वारा किया गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस स्टैच्यू का निर्माण किया गया था। और कहते हैं कि इस स्टैच्यू के निर्माण को लेकर जो लोहा मंगवाया गया था वो सभी गांव के, मतलब भारत के सभी गांवों से इसे मंगवाया गया था और सभी को मिलाकर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आकार दिया गया था। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नवसारी जिले की तरफ, और नवसारी जिला जाना जाता है जमशेदजी टाटा के जन्म स्थल के रूप में। जी हाँ, 3 मार्च 1839 में जो टाटा ग्रुप है उसके फाउंडर जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था नवसारी में। चूंकि जमशेदपुर ऑलरेडी एक शहर है झारखंड में, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि उनका जन्म वहाँ पर हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जी नहीं, यहाँ पे जो पुराना बॉम्बे प्रोविंस था या कह सकते हैं बॉम्बे स्टेट था, उसके नवसारी में जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था। और बाद में ये गुजरात के भाग के रूप में देखा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था 3 मार्च 1839 में। वहीं यहाँ पर मतलब नवसारी में ही एक नेशनल पार्क भी है जिसे हम वंशदा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और ये वंशदा नेशनल पार्क 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। कह सकते हैं कि ये गुजरात का सबसे छोटा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है। वांसदा नेशनल पार्क का नाम इस क्षेत्र के नाम, जो कि वांसदा के महाराज का निजी क्षेत्र था, उनके नाम पर इसका नाम वंसदा नेशनल पार्क पड़ा था। तो इस तरह आपने देखा कि नवसारी में वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं जूनागढ़ की तरफ। तो ये जो जूनागढ़ है वो अपने गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एशियाटिक लॉयन है वो सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखना, एशियाटिक लॉयन या एशियाई शेर सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। इसलिए देखिए आप, ये वहीं पे लगा हुआ बोर्ड है, यहाँ लिखा हुआ द लास्ट होम। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कूनो पालपुर पहले अभ्यारण्य हुआ करता था। लेकिन जब इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि जो एशियाटिक लॉयन है उन्हें भेजा जाएगा कूनो पालपुर नेशनल पार्क में या कूनो पालपुर अभ्यारण्य में, यदि आप उसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में या एशियाटिक लॉयन या एशियाई शेरों के अनुरूप उसे स्थापित कर देते हैं। तो इस सारे एग्रीमेंट को लेकर हमारे यहाँ पे जो कूनो पालपुर अभ्यारण्य था उसे कूनो पालपुर नेशनल पार्क या कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदला गया। लेकिन आज भी कूनो पालपुर अभ्यारण्य में या कूनो पालपुर नेशनल पार्क में एशियाटिक लॉयन नहीं लाए गए हैं। तो इस तरह आप कह सकते हो कि जो गिर नेशनल पार्क है वो एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे एशियाटिक लॉयन को या एशियाई शेरों को संरक्षण दिया जाता है। अब यदि इसी जूनागढ़ में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्थल है सुदर्शन झील। जी हाँ, क्या है यहाँ पे? तो सुदर्शन झील, जिसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जो पुराना समय था वहाँ पे जो काठियावाड़ का पेनिनसुला या काठीवाड़ यहाँ पे प्रायद्वीप है वो पहले सौराष्ट्र नाम से जाना जाता था। और इसी सौराष्ट्र प्रांत का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और उनकी तरफ से निर्माण करने के लिए यहाँ गवर्नर कौन थे? तो यहाँ पे पुष्यगुप्त थे। याद रखिएगा कौन थे? तो पुष्यगुप्त थे जिन्होंने इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसके बाद कई सारे अलग अलग राजा आए और उनके गवर्नर्स ने सौराष्ट्र प्रांत में इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार करवाया था। उनमें से प्रमुख है अशोक जो कि मौर्य वंश के ही थे। और इनके जो गवर्नर थे तुसास्फ, उन्होंने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था या जीर्णोद्धार करवाया था या रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। इसके बाद आए थे शक वंश की रुद्रदामन, और रुद्रदामन ने अपने गवर्नर सुविशाख की सहायता से सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद गुप्त वंश के स्कंदगुप्त ने अपने जो सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे उसके पुत्र चक्रपालित से इस
झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये सभी याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, लेकिन गवर्नर उस समय था पुष्यगुप्त। वहीं अशोक ने अपने गवर्नर तुषास्प से इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। वहीं इसके बाद शक वंश के रुद्रदामन ने अपने गवर्नर सुविशाख के साथ इस झील का पुनरुद्धार करवाया था। वहीं इसके बाद स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश के थे, उन्होंने चक्रपालित से इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सो होपफुली ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने यहाँ पे शकवंश के रुद्रदामन की बात की, उसी रुद्रदामन ने यहाँ इस जूनागढ़ में, याद रखना, इस जूनागढ़ में गिर पहाड़ी में एक गिरनार शिलालेख, यहाँ पे याद रखना कि गिरनार शिलालेख का निर्माण करवाया था या स्थापित करवाया था। ये जो शिलालेख था वो एक संस्कृत का अभिलेख था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो गिरनार शिलालेख है रुद्रदामन का, वो किस भाषा में ही, या यहाँ पे तो कह सकते हो आप यहाँ पे कि संस्कृत भाषा में ही या संस्कृत का एक अभिलेख है। इसके अलावा ये जो जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ यहाँ पे धीरू भाई अंबानी के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके बाद आप यहाँ पे एक प्रमुख स्थान और देख सकते हैं, वापी, जो कि अपने कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम देखते हैं सूरत, और सूरत अपने आप में एक बहुत प्रमुख स्थल है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रमुख स्थान है हजीरा। जी हाँ, ये जो हजीरा है ये अपने रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसी हजीरा में एक भारी जल संयंत्र, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया था 1991 में। अब यदि आप यहाँ देखेंगे तो सूरत जो है वो यहाँ ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये जो नदी आ रही है, ये नदी कौन सी है, तो आप यहाँ देखिए, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये ताप्ती नदी है। और इसी ताप्ती नदी में होने के कारण यहाँ पे एक डैम है जिसे हम काकरापर या काकरापाड़ा, यहाँ पे आप जो भी कहना चाहें, तो काकरापाड़ा डैम आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मैप में, यहाँ पे एक काकरापाड़ा डैम है जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करता है, यानी कि बिजली का उत्पादन भी करता है। इसके साथ ही जो यहाँ पे काकरापाड़ा डैम है या काकरापार डैम है, उसी के पास यहाँ पे एक काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन भी है। जी हाँ, यहीं पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, जो 2 फेज में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। पहला फेज इस्टेब्लिश किया गया था 1993 और 1995 में। 1993 में यहाँ पे 220 मेगावाट और 1995 में भी यहाँ पे 220 मेगावाट का प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में फेज 2 यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है और ये 700 मेगावाट के 2 स्टेशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि ये काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो ये सूरत में स्थित है। और किस नदी के पास स्थित है, तो ये ताप्ती नदी के पास स्थित है। ये आप यहाँ पर इसे मैप में भी देख सकते हैं। ये बेशक सूरत से थोड़ा दूरी पर स्थित है, लेकिन ये आता किस जिले में है, सूरत जिले में ही है। इसके अलावा ये जो सूरत है ये अपने कागज उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ भी इस्टेब्लिश किया गया है। बात करें इसके ऐतिहासिकता की, तो यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। सबसे बड़ी घटना यहाँ पे सूरत अधिवेशन है 1907 में, जो कि कांग्रेस के विभाजन को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। देखा जाए तो कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन से पहले ही हो चुका था, यानी कि 1907 से पहले ही हो चुका था। बस उसे कहना चाहिए कि यहाँ पर अंतिम रूप दिया गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। दरअसल हुआ ये था कि दिसंबर 1906 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें जो उदारवादी दल और उग्रवादी दल, या यूं कह सकते हैं कि नरम दल और गरम दल, दोनों भिड़ गए थे आपस में। और उनकी राय ये थी कि जो अध्यक्ष है, उदारवादी दल वाले कहते थे कि अध्यक्ष बनाया जाएगा रास बिहारी घोष को, और उग्रवादी दल यानी गरम दल वाले लोग कहते थे कि यहाँ अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो बाल गंगाधर तिलक को या तो लाला लाजपत राय को। लेकिन उस समय यहाँ दादा भाई नौरोजी सामने आए और उन्होंने अध्यक्ष पद को संभालकर इस विवाद को वहीं समाप्त कर दिया था। लेकिन 1907 में फिर यहाँ पर होता है सूरत अधिवेशन, और जब यहाँ पे होता है सूरत अधिवेशन, तो इस सूरत अधिवेशन में फिर वही यहाँ पे वापस से अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि उदारवादी दल अभी भी बोलते थे कि रास बिहारी घोष को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और उग्रवादी दल कहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय
में से किसी एक को यहाँ पे अध्यक्ष बनाना चाहिए। साथ ही यह जो अधिवेशन यहाँ सूरत में हुआ है, ये सूरत में नहीं होना चाहिए था, ये नागपुर में होना चाहिए, ऐसा गरम दल या उग्रवादी दल कहते थे। इन सारी चीज़ों को लेकर और भी कई सारे इशू थे जिसको लेकर यहाँ पे नरम दल और गरम दल अपने आपस में विभाजित हो गए और सूरत अधिवेशन 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के विभाजन को लेकर जाना जाने लगा और ये काफ़ी प्रमुख घटना है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। सूरत में एक और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो कि बारदोली के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्थान दिखाई दे रहा होगा बारदोली। मैंने अभी इससे पहले जब मैं जो नादियाड़ बता रहा था तो नादियाड़ में मैंने आपको बताया था कि बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था और इस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बने थे कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब ये सफल हुआ था तो वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी, तो सरदार की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है कि बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था वो इसी सूरत में हुआ था। सूरत के पास जो बारदोली है वहां पर हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो होपफुली सूरत के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं भावनगर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भावनगर, और भावनगर जाना जाता है सीमेंट उत्पादन के लिए। जी हाँ, सीमेंट उत्पादन के लिए, रासायनिक उर्वरक उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए। और यहाँ पर एक स्थान है अलंग। जी हाँ, यहाँ पर एक अलंग भी नाम का स्थान है और अलंग जो है वो शिप ग्रेवयार्ड कहा जाता है। जी हाँ, जहाँ शिप को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, बड़ी बड़ी शिप को तोड़ा जाता है, वो अलंग में किया जाता है। और कह सकते हैं कि यहाँ पे शिप की रिसाइकलिंग भी की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो अलंग शिप ग्रेवयार्ड है वो कहाँ पर स्थित है, तो अलंग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ये जो भावनगर है इसी में है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जो कि 1976 में स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पे भावनगर का। इसके बाद अंत में हम देखते हैं यहाँ पे राजकोट भी कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं हम जामनगर। तो जामनगर जो कि सीमेंट उत्पादन के लिए, बॉक्साइट उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध एक रिफाइनरी है या कह सकते हैं तेल शोधक केंद्र है जो रिलायंस ने स्थापित किया था यहाँ पर 1999 में। और ये जो जामनगर है वो अपने मरीन, यहाँ पे आप देखिए मरीन नेशनल पार्क यानी कि मरीन राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है 1982 में स्थापित किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं पोरबंदर की तरफ। तो पोरबंदर को आप सभी बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं क्योंकि यहाँ 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं पोरबंदर में ही सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। 1912-13 में यहाँ इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा पोरबंदर में कारखाने की स्थापना की गई थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पोरबंदर में काफ़ी बड़ी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। साथ ही पोरबंदर जो है वो रेशम उत्पादन क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि बर्ड सेंचुरी, तो पोरबंदर बर्ड सेंचुरी है। साथ ही यहाँ पे एक और प्रमुख स्थान है बारदा, जो मैंने अभी आपको जियोग्राफिकल मैप में बताया था, बारदा हिल्स। तो यहीं पर बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 1979 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये भी एक प्रमुख स्थल है पोरबंदर। इसके बाद हम देखते हैं द्वारका जो कि कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ है। यदि आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि द्वारकाधीश कहे जाते थे कृष्ण भगवान, और ये कृष्ण भगवान की नगरी है। यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है जो कि 200 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। और ये जो मंदिर है वो हृदय स्कीम के तहत संरक्षित किया जा रहा है। हृदय जो स्कीम है उसे कहा जाता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना। तो जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना है ये 21 जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। और इसके तहत यहाँ पे जो प्रमुख स्थल हैं या प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उनका संरक्षण किया जाता है, उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर को। इसके अलावा जैसे कि पोरबंदर में हमने देखा कि सीमेंट का उत्पादन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी द्वारका में भी यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो इसी द्वारका में वाडिनार या एसआर रिफाइनरी भी है जो यहाँ पे 2006 में एस्टेब्लिश की गई। इसके बाद अंत में हम चलते हैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ। ये जो दिखाई दे रहा है आपको गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट या गिर सोमनाथ जिला है। ये जूनागढ़ जिला है उससे अलग होकर बना था 2013 में, अगस्त 2013 में। और यहाँ पर जो ये सोमनाथ का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सोमनाथ का टेम्पल है। ये सोमनाथ का जो मंदिर है, ये सोमनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, या यूं कहूँ कि पहला है।
और ये जो सोमनाथ मंदिर है इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि जो मैंने आपको चालुक्य वंश के संस्थापक बताए थे मूलराज प्रथम, जिसकी राजधानी पाटन या कह सकते हैं अनिलवाड़ में थी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। जबकि यहीं पर जो महमूद गजनवी है, जिसने यहाँ पे भारत में 17 बार आक्रमण किया था, उसने 16वीं बार आक्रमण किया था तो सोमनाथ मंदिर पर ही किया था। जी हाँ, ये जो सोमनाथ मंदिर है यहीं पर महमूद गजनवी ने 16वां आक्रमण किया था, और उस समय यहाँ के राजा थे भीमदेव प्रथम। और ये आक्रमण कब हुआ था? तो 1024 से 25 के बीच में हुआ था। जब इस मंदिर को उसने नष्ट कर दिया था तो भीम प्रथम ने इस मंदिर को जो कि पहले लकड़ी और ईंटों से बना हुआ था, उसे पत्थर से बनवाया था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ याद रखना है कि इसे ज्वेल से यानी ज्वेलरी से या आभूषणों से सजवाने वाला या इसका रिनोवेशन कराने वाले या पुनर्निर्मित करवाने वाले कोई राजा थे, तो वो चालुक्य वंश के ही राजा थे कुमारपाल। तो कुमारपाल ने यहाँ पे सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार या कह सकते हो जीर्णोद्धार या पुनर्निर्मित करवाया था। लेकिन इसे नष्ट होने के बाद वापस से पत्थरों के द्वारा स्थापित कराया गया था। किसके द्वारा? तो भीम प्रथम के द्वारा। इस तरह यहाँ पे जो भी प्रमुख स्थल थे या प्रमुख जिले थे या प्रमुख स्थान थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ रैंडम फैक्ट देखेंगे, जैसे कि मैं बात करूँगा भारत की प्रवाल भित्ति स्थलों की। तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ये जो आप देखते हैं यहाँ पे जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये जो कच्छ की खाड़ी है, ये यहाँ पे प्रवाल भित्ति से निर्मित है, यानी कि यहाँ मूंगा चट्टानों से निर्मित है। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। भारत में कहाँ कहाँ पर ये मूंगा चट्टानें स्थित हैं या प्रवाल भित्ति स्थित है, तो आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मालवान जो कि गोवा के पास स्थित है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं लक्षद्वीप। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं पाक बे या गल्फ ऑफ मन्नार। फिर वहीं पर आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो ये प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे प्रवाल भित्ति स्थल के रूप से इन्हें जाना जाएगा, या कह सकते हैं कि मूंगा चट्टानों से ये निर्मित हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। कई बार ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इनमें से कहाँ पर प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित स्थल हैं या इनमें से कौन सी जगह पर मूंगा चट्टान स्थित हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को याद रखिएगा। गल्फ ऑफ कच्छ में यानी कि कच्छ की खाड़ी में, फिर मलवान में यानी कि गोवा के पास स्थित एक स्थल में, वहीं लक्षद्वीप में, और उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी में, वहीं अंडमान एंड निकोबार में। इसके बाद यहीं मैं बात करूँ तो गुजरात में ही जो वनस्पतिक स्थल या मैंग्रोव स्थल, मैंग्रोव स्थल जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। तो क्या यहाँ पे मैंग्रोव स्थल हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। मैंग्रोव स्थल कहाँ कहाँ पर हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक तो आपका जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ, फिर एक खंबात की खाड़ी वहाँ, और इसी खंबात की खाड़ी में यहाँ पे सूरत के पास जो ताप्ती नदी के पास है डूमस और उब्रत, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो डूमस और उब्रत। तो गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी, और सूरत के पास जो स्थित है या ताप्ती नदी के पास स्थित है डूमस और उब्रत, वहाँ पर मैंग्रोव स्थल पाए जाते हैं। और ये जो मैंग्रोव स्थल हैं ये कौन से स्थल हैं? तो मैंग्रोव ऐसे पौधे होते हैं जो कि अत्यधिक लवणता, ज्वार भाटा, तेज हवा, अधिक गर्मी और दलदली भूमि में भी जिंदा रह पाते हैं। जी हाँ, मतलब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ज्वार भाटा आए, तेज हवा चले, अधिक गर्मी पड़े, दलदली भूमि हो, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे वो जिंदा रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो ये वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वाले स्थल पाए जाते हैं। तो इस तरह याद रखिएगा कि जो आप बंगाल की खाड़ी के पास जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में मैंग्रोव वन देखते आ रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और सूरत के पास डूमस और उब्रत में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो 29 जनवरी 2008 को जो कच्छ का रन है, देखिए ये जो दिखाया था मैंने आपको कच्छ का रन, ये कच्छ का रन में जो आपको यहाँ पे राजकोट दिखाई दे रहा है, सुरेंद्र नगर मैंने जो दिखाया था और जो पाटन दिखाया था, इन सभी को मिला दो तो ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये सबसे बड़ा, मतलब भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। फिर से बताता हूँ, कच्छ का रण, राजकोट, सुरेंद्र नगर, पाटन, ये सभी यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाने जाता है। अब यदि हम बात करें गुजरात के लोक नृत्य के बारे में, तो गुजरात का लोक नृत्य है यहाँ पे गरबा,
जो कि गुजरात की स्त्रियों के द्वारा नवरात्रि में किया जाता है। फिर एक और यहाँ पे लोक नृत्य है टिप्पानी, जो कि टिप्पानी लोक नृत्य होता है महिलाओं के द्वारा जब यहाँ पे सौराष्ट्र में जो कि ये काठियावाड़ पेनिनसुला जो है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसे सौराष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो चोखाड़ नाम का स्थान है, चोखाड़ नाम के स्थान पर यहाँ पे टिप्पानी नाम का लोक नृत्य होता है। गुजरात की जनजाति की बात करूं तो गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया, फिर से समझिएगा यहाँ पे भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में ये जो स्थान है दाहोद, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे मध्य प्रदेश से, और यहीं पर हमारे अलीराजपुर और झाबुआ है जहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, और भील जनजाति का प्रमुख स्थान यहाँ पे गुजरात भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह यदि मैं इसी के साथ बात करूं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले राज्यों में यदि मैं बात करूं तो गुजरात का स्थान 5वां है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति भारत में कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि स्केड्यूल्ड ट्राइब। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि अहमदाबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गुजरात में यदि एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्याज के उत्पादन में बात की जाए तो इसका जो गुजरात का स्थान है वो दूसरा है, जबकि पहला स्थान यहाँ पे महाराष्ट्र का है। बाजरे के उत्पादन में यदि मैं बात करूँ तो गुजरात का स्थान है तीसरा, जबकि पहला स्थान है राजस्थान का और दूसरा स्थान है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का। जो गुजरात में उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है मूंगफली का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तिलहन के उत्पादन में जो गुजरात का स्थान है वो तीसरा है, क्योंकि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर राजस्थान। अब यहाँ पे एक और फैक्ट जो मुझे याद आया है अभी वो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे गौर माता करके या गुहार माता करके एक स्थल है जो कि भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है। जी हाँ, भारत का सबसे पश्चिमी स्थल है। कौन सा? तो यहाँ पे गौर माता या गौरे माता जो कि यहाँ पे गुजरात में पाया जाता है। तो भारत का यदि कोई पश्चिमी बिंदु पूछता है तो आप बता सकते हो गौर माता या गुहार माता। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो गुजरात है, गुजरात की अपनी एक समुद्री सीमा है। कहते हैं कि भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किसके पास है? तो यहाँ पे गुजरात के पास है। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसी यूनियन टेरिटरी के पास है तो वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के पास है। तो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा ओवरऑल बात की जाए तो अंडमान निकोबार के पास है। लेकिन यदि बात की जाए कि सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है या समुद्री बाउंड्री वाला या समुद्री तटीय वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे गुजरात है। यहाँ पे एक कोड है जिसे आप लिख सकते हैं। मैं कोड को एक बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे उसे लिख सकते हैं। अंडमान जी यहाँ पे इंग्लिश में होगा। एटीएम भी इंग्लिश में होगा। एटीएम को कब के ए बी कब लाओगे, तो अंडमान हिंदी में लिख लेना, जी इंग्लिश में, एटीएम इंग्लिश में लिखना है। एटीएम को मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है आपको। कब के ए बी कब यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। लाओगे हिंदी में लिखना है। तो अंडमान से अंडमान एंड निकोबार ये सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी समुद्री सीमा या समुद्र तटीय वाला या समुद्र तट सीमा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है या भारतीय क्षेत्र है। जी से है गुजरात, एटीएम में ए से है आंध्र प्रदेश, टी से है तमिलनाडु, एम से है महाराष्ट्र। फिर से बताऊंगा, एटीएम में ए से है आंध्र प्रदेश, टी से है तमिलनाडु और एम से है महाराष्ट्र। के से है यहाँ पे केरला, ओ से है ओडिशा। को बताया था ना, एटीएम को, तो के से केरला, ओ से ओडिशा। फिर कब के ए बी, तो के ए से कर्नाटक और बी से है यहाँ पे बंगाल, मतलब कि पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटका है, फिर उसके बाद बंगाल है, और लाओगे मतलब लक्षद्वीप। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा जिस केंद्र शासित प्रदेश की है वो है अंडमान एंड निकोबार। फिर सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा जो राज्य की है वो है गुजरात। फिर सबसे कम जो समुद्री सीमा किसी केंद्र शासित प्रदेश की है वो है लक्षद्वीप। और यहाँ पे सबसे कम समुद्री सीमा जो किसी राज्य की है वो है पश्चिम बंगाल। लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लंबी समुद्री सीमा है वो है अंडमान निकोबार की, और सबसे छोटी सीमा है लक्षद्वीप की। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एक देश को ये छूता है, किसको? पाकिस्तान को। जबकि यहाँ पे
आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों की सीमाओं को छूता है। इसके अलावा दादर एंड नागर हवेली एंड दीव एंड दमन या दमन एंड दीव जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहे होंगे ये यहाँ पे, तो इनको भी ये यहाँ पे छूता है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1 मई 1960 में हुआ था। इसकी कैपिटल या राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो अहमदाबाद। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले कितने हैं, तो 33। फिर इसके अलावा यहाँ पे अभी गवर्नर कौन है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ अप्रैल 2021 की। तो अप्रैल 2021 तक यहाँ पे गवर्नर हैं यहाँ पे आचार्य देवव्रत। ये भविष्य में बदल भी सकते हैं, इन्हें अपडेट कर लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो अभी अप्रैल 2021 में यहाँ विजय रूपानी है चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे विधानसभा जो है वो है यहाँ पे 182 सीट की। राज्यसभा के लिए 11 सीट है यहाँ पे, लोकसभा के लिए 26 सीट है यहाँ पे। इसके अलावा हाई कोर्ट जो गुजरात हाई कोर्ट है, जो कि हम देख चुके हैं अहमदाबाद में है, जो 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। यदि हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार पूरे देश में इसका स्थान है 5वां। और यहाँ पे अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, तो यहाँ पे 9वां स्थान है पूरे देश में। वहीं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है और एडिशनल लैंग्वेज हिंदी है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेट मैमल की, तो यहाँ पे एशियाटिक लॉयन है, नो डाउट यही होगा यहाँ पे। इसके अलावा स्टेट बर्ड की बात करूँ तो ग्रेटर फ्लैमिंगो, और स्टेट फ्लावर की बात करूँ तो मैरीगोल्ड, जिसे हम गैलगोटा भी बोल सकते हैं। फिर स्टेट फ्रूट की बात करूँ तो मैंगो, स्टेट ट्री की बात करूँ तो बनियान। तो ये सभी वन लाइन फैक्ट एक बार आपको यहाँ पे सुन लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए। कभी आसान सवालों के जवाब भी हम नहीं दे पाए, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो इस तरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, वो सभी मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। यदि मेरे से कोई डिटेल यहाँ मिस हो गई होगी तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे ही तैयारी करते रहिए आप अपने एग्ज़ाम की। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।